भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन लीडर्स में से हैं जिन्हें भारत के मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। 2024 में पूरे 10 साल हो जाएंगे मोदी जी को भारत का लीडर बने हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी लाइफ हमेशा से इतनी अच्छी नहीं रही। मोदी जी कहते हैं कि ये काफी गरीब परिवार में पैदा हुए थे और रेलवे स्टेशन पर ये चाय बेचा करते थे। लेकिन क्या सच में मोदी जी चाय बेचा करते थे? अगर हाँ, तो इसका कोई प्रूफ क्यों नहीं है? पॉलिटिकल चीजों पर बात न करते हुए चलिए जानते हैं पीएम मोदी जी की लाइफ स्टोरी को आज की इस वीडियो में। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म एक गुजराती फैमिली में मेहसाणा गुजरात में होता है। ये अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते हैं। मोदी जी के अनुसार ये लोग इतने गरीब थे कि इनके घर में खिड़कियां तक नहीं होती थी। गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर इनके पिता दामोदर दास मूलचंद्र मोदी की एक चाय की दुकान थी और मोदी जी भी अपने पिता के साथ वहीं पर चाय बेचा करते थे और इसी से ही इनका घर चलता था। लेकिन अगर इस बात की गहराई में जाएं तो जो एविडेंस सामने आते हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। 2015 में की गई आरटीआई की एक क्वेरी में बताया जाता है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये क्लेम करता हो कि मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी। इवन एक प्रोटेस्ट के दौरान नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी भी कहते हैं कि इन्होंने कभी भी चाय नहीं बेची, सिर्फ हमारे पिता चाय बेचा करते थे और इससे ही हमारा घर चलता था। तो नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला कहना गलत होगा। ये सिर्फ जनता से सिंपैथी लेने का तरीका है, ऐसा कहना था इनके भाई प्रहलाद मोदी का। 1967 में मोदी जी अपनी हाई स्कूलिंग वडनगर से ही कंप्लीट करते हैं। ये एक एवरेज स्टूडेंट ही थे और इनका इंटरेस्ट एक्टिंग में भी होता है, इसलिए स्कूल के बाद ये थिएटर्स में एक्टिंग करना प्रेफर करते थे। जब मोदी जी 8 साल के थे तब इन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में पता चलता है और ये इसी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। जिनको नहीं पता उनको बताते चले कि आरएसएस का मेन पर्पस हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करना है। बेसिकली हिंदुत्व और इंडियन कल्चर के बारे में बताना और प्रचार करके इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुँचाना और एक हिंदू राष्ट्र एस्टेब्लिश करने में यूनाइट होने के बारे में बताया जाता है। 18 साल की उम्र में मोदी जी की शादी 17 साल की जसोदाबेन मोदी से हो जाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद मोदी जी घर छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि इनके बीच कभी भी डिवोर्स नहीं होता, लेकिन पब्लिकली इनकी शादी नहीं मानी जाती है। अप्रैल 2014 में मोदी जी ये कंफर्म करते हैं कि इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ जसोदाबेन है। अगले 2 सालों तक मोदी जी पूरा नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न भारत ट्रैवल करते हैं और स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाए गए सारे हिंदू आश्रम और कई मंदिरों में विजिट करते हैं। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं, जो कि 1977 तक रहे। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इस समय के दौरान इंदिरा गांधी के ज्यादातर ओपोनेंट्स को जेल हो जाती है और उन्हें बैन कर दिया जाता है। मोदी जी उस समय गुजरात लोक संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होते हैं और आरएसएस कमेटी भी इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी का भी अपोजिशन करती है, जिस वजह से मोदी जी भी ट्रबल में आ जाते हैं और भेष बदल कर सरकार के विरोध में उतरने लगते हैं। 1978 में मोदी जी आरएसएस के संभाग प्रचारक बनते हैं और सूरत और वडोदरा में हो रही एक्टिविटी की देखरेख करते हैं। इसी टाइम पीरियड के दौरान मोदी जी 1978 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री लेते हैं और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ले लेते हैं। 1979 में ये आरएसएस में काम करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, जहां पर ये इमरजेंसी टाइम के दौरान आरएसएस की हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं। 1985 में ये गुजरात वापस लौट जाते हैं, जहां पर आरएसएस इन्हें बीजेपी को सौंप देती है। 1987 में मोदी जी की वजह से बीजेपी पार्टी अहमदाबाद नगर पालिका का चुनाव जीत जाती है। 1986 में बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं एल.के. अडवाणी, जिसके बाद ये आरएसएस के मेंबर को भी बीजेपी में शामिल करना शुरू कर देते हैं। साल आता है 2001 और इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं बीजेपी से ही केशुभाई पटेल। 2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नरेंद्र मोदी जी को दे दी जाती है। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी शपथ लेते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने लगते हैं। इनके काम की वजह से गुजरात के लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। यही वजह है कि 2001 में जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद 2014 तक ये इस पद पर बने रहे। अपने इन सभी कार्यकाल के दौरान मोदी जी पूरे गुजरात में रेवोल्यूशनरी चेंज ला देते हैं। आज भी गुजरात के लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसी बीच इनके ऊपर काफी एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। गुजरात में एक जगह है गोधरा नाम की। 27 फरवरी 2002 को सुबह 7:43 पर एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस को
को जला दिया जाता है, जिसमें लगभग 60 लोग मारे जाते हैं और 48 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इस ट्रेन में ज्यादातर लोग हिंदू थे जो कि अयोध्या से वापस आ रहे थे। मोदी जी इसका जिम्मेदार वहाँ के मुस्लिम लोगों पर लगाते हैं। जिसके बाद होना क्या था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चारों तरफ दंगे होने लगते हैं। बाद में गवर्नमेंट ने बताया कि इन दंगों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू लोग मारे गए। इन सबका जिम्मेदार मोदी जी को ठहराया जाता है। लेकिन 2010 में कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड मोदी जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सितंबर 2013 में मोदी जी को लोकसभा के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन को मोदी जी आसानी से जीत जाते हैं और 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब साल आता है 2018 और 13 अक्टूबर 2018 को मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लोगों से जुड़ पाने के लिए मोदी जी काफी रैलियां करवाते हैं और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। इनके यूट्यूब पर 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 81 मिलियन फॉलोअर्स, ट्विटर पर 93 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक पर 48 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और शायद यही वजह है कि इन्हें मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और अब तक इस पद पर बने हैं और अब अगले साल यानी 2024 में फिर से इलेक्शन आने वाला है। 2014 के बाद से भारत में जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं बोलूंगा तो हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाए या फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।